This is the composite diagram showing both volume and pressure changes in the left ventricle. पहले जो हमने देखा था उसमें अलग अलग था, प्रेशर वाला डायग्राम अलग आ रहा था, वॉल्यूम वाला अलग आ रहा था. ये कंपोजिट डायग्राम है, इसको भी हम देख सकते हैं और अगर पूछा जाए एग्जाम में तो हम इसको लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं. समझने में बिल्कुल आसान है. ये क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज एंड ऑफ द सिस्टोल. ठीक है, और उस समय वॉल्यूम देखिए आप, दिस इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अराउंड 70 मिलीलीटर, 60-70 मिलीलीटर आता है. दिस लाइन डिनोट्स दी, डिनोट्स व्हाट? ये लाइन क्या डिनोट कर रही है? विच फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर साइकिल? Pressure is steeply falling from this level to this level in the ventricle. When does the pressure falls steeply into the ventricle? Isovolumetric relaxation phase. ठीक है, तो ये सिस्टोल का एंड हुआ, तो यहाँ क्या, कौन सा वाल्व बंद हुआ? Which valve closed at this place? यही तो समझने की बात है. एओर्टिक वेल्व बंद हुआ, यहाँ पे एओर्टिक वेल्व बंद हुआ, एवी वेल्व खुला हुआ नहीं है और वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग एज ए क्लोज्ड कैविटी. आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज. जब वेंट्रिकुलर प्रेशर नीचे आ गया एट्रियल प्रेशर से, तो यहाँ एवी वेल्व खुल गए. एवी वेल्व खुलते ही जो वॉल्यूम आना शुरू हुआ वेंट्रिकल्स में, देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वेंट्रिकल्स आर स्टिल रिलैक्सिंग, सो प्रेशर इज नॉट राइजिंग. Pressure is still falling slightly, but as the blood comes continuously, the pressure starts rising. This is the diastolic phase, filling phase we can say. And last part में देखिए, volume भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा pressure बढ़ रहा है. This overlaps the atrial systole. Last में volume और आया और उसके साथ में थोड़ा सा pressure भी बढ़ गया. At this point, this is beginning of the ventricular systole. यहाँ diastole का end हो गया, ventricle का systole begin हुआ. At this point, what happens? Which valve closes? Atrioventricular valve closes. यहाँ AV valve close हुआ, aortic valve अभी खुला नहीं है. Isovolumetric contraction phase हुआ, steep rise in the pressure. At this point, the aortic valve opens, rapid ejection begins, blood flows, volume कम होना शुरू होता है, rapid ejection, slow ejection, and then end of the systole. So this is a composite diagram of volume and pressure changes in the left ventricle during the cardiac cycle. अब आते हैं हार्ट रेट के ऊपर, जिसकी हम बात कर रहे थे. We have seen the effect of various factors which modulates or day-to-day changes in the heart rate are there, but the regulation is a different thing. As I have said, is under two headings: neural control and reflex control. इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्स कंट्रोल भी न्यूरल कंट्रोल ही होता है ज्यादातर. ठीक है, सो न्यूरल कंट्रोल इंक्लूड्स द सिंपैथेटिक इनर्वेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन. सिंपैथेटिक कम्स फ्रॉम T1 to T5. स्टीलिएट गैंग्लिया में आते हैं. स्टीलिएट गैंग्लिया कहाँ होती है? कि अभी कोई इस बार सवाल पूछ रहा था कि सेमेस्टर में क्या आएगा, नर्वस सिस्टम पूछेंगे क्या? नर्वस सिस्टम अभी पढ़ाया नहीं है, मगर जितना पढ़ाया, ANS पढ़ाया है, मसल नर्व पढ़ाई है, वो सब पूछा जाएगा. तो जितना एग्जाम शुरू होने के पहले क्लास में पढ़ाया जाएगा, वो सारा का सारा पूछ सकते हैं हम, वो हमारा अधिकार है. ठीक है, सो वेयर इज द स्टीलिएट गैंग्लिया? ये स्टीलिएट गैंग्लिया कहां से आई बताइए, क्या है ये? व्हाट इज स्टीलिएट गैंग्लिया? Anybody? Stellate ganglia. कोई आइडिया? सिंपैथेटिक चेन पता है? सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया पता है ना? यहां से लेके नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, बाहर वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होती है, चेन बनी हुई है और उसमें गैंग्लिया लगी हुई है. वो सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया है. सर्वाइकल रीजन में 3 होती हैं सिर्फ, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5, इस तरह से करके बहुत सारी गैंग्लिया मौजूद हैं. तो सर्वाइकल रीजन में जब 8 वर्टिब्री हैं तो 3 ही गैंग्लिया क्यों हैं?
और 3 गैंग्लिया, तो उनका नाम क्या है फिर? व्हाट आर द नेम्स ऑफ द गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक चेन इन द सर्वाइकल रीजन? कौन सी है? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया and inferior cervical ganglia, and then there is a first thoracic ganglia. In many persons, the first thoracic and the inferior cervical ganglia fuse together, and then it is known as the stellate ganglia. बात समझ में आ रही है? उसको हम stellate ganglia कहते हैं जब फर्स्ट thoracic और inferior cervical ganglia sympathetic की एक साथ मर्ज हो जाती हैं. So the fibers of the sympathetic to the heart are coming via the stellate ganglia. T1 से T5 तक के फाइबर्स वहां चढ़ेंगे ऊपर और फिर वहां जाकर के रिले होंगे, वहां से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स अराइज होंगे, कार्डियक नर्व्स बनाएंगे, सिंपैथेटिक कार्डियक प्लेक्सिस बनेगी और वो हार्ट के डिफरेंट पार्ट को सप्लाई करेगी. ओके, वी हैव सीन व्हाट इज सिंपैथेटिक टोन, a continuous discharge of information from the sympathetic nervous system to its target organs is the manifestation of the tone. The advantage of the baseline discharge of either sympathetic or parasympathetic is that it can be lowered and it can be raised also. एक लेवल से उसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं. अगर जीरो टोन होता तो उसको घटाने की गुंजाइश नहीं होती उसमें. So for the proper modulation of the sympathetic activity, or we can say autonomic activity, there is a tonic phenomena. टोन चलता है, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है. और सिंपैथेटिक टोन हम जानते हैं, अगर हम सिंपैथेटिक को काट दें तो हार्ट रेट कम हो जाती है. इसका मतलब टोनिक एक्टिविटी चल रही थी, हमने वेगस को स्टिमुलेट नहीं किया, इसके बावजूद भी हार्ट रेट घट रही है. इसी तरह अगर वेगस नर्व को काट दें तो हार्ट रेट बढ़ जाती है. सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट नहीं किया, मगर अब अनअपोज्ड एक्टिविटी हो रही है सिंपैथेटिक की, तो हार्ट रेट को बढ़ा देगी. दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द वेगल टोन. तो वेगल टोन भी होता है और सिंपैथेटिक टोन भी होता है, दोनों ही होता है. Now effect of the sympathetics are long lasting as compared to the parasympathetic. ये बॉडी में हर जगह लागू होता है. ऐसा क्यों? एएनएस पढ़ लिया आपने, ऐसा क्यों है कि सिंपैथेटिक के इफेक्ट वो ज्यादा देर तक चलते हैं अगर स्टिमुलेट कर दें, तो पैरासिम्पैथेटिक के बहुत थोड़ी देर के लिए चलते हैं. Why that is so? Any idea? What is the neurotransmitter for the sympathetic nervous system? क्या बोला? न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स नॉर एड्रेनलिन होती है, ध्यान रखिएगा. इट इज नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन नहीं है. नाउ वेन एवर द नॉर एड्रेनलिन इज रिलीज्ड एट द नर्व एंडिंग्स नियर द इफेक्टर एंड ऑर्गन्स, द मैकेनिज्म ऑफ इट्स रिमूवल आर 3 तरह से उसको हटाया जा सकता है वहां से, क्योंकि वो जब तक वहां से नहीं हटेगी उसका एक्शन कंटिन्यू करेगा न्यूरोट्रांसमीटर का. तो उसको हटाने का तरीका है कि वहां कोई एंजाइम हो जो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, या जिस सेल ने या जिस न्यूरॉन ने उसको रिलीज किया था वो उसको रीअपटेक कर ले, वापस ले ले. और तीसरा सराउंडिंग टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाए तो उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी. ये है आपकी नॉरएड्रेनालिन की रिमूवल की मैकेनिज्म. ये लंबी चलती है प्रक्रिया, समय लगता है इसके अंदर. इसका मतलब नॉरएड्रेनालिन जहां रिलीज होती है वहां पे थोड़ी देर तक रहती है, वो उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन रहती है, इसलिए उसके इफेक्ट जो है काफी देर तक चलते हैं. मगर वो एसिटाइल कोलिन के साथ नहीं है. पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर मस्कुलिन रिसेप्टर्स का एसिटाइल कोलिन है. एसिटाइल कोलिन इज स्मॉलेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर, फास्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग ड्यूरेशन होता है. क्यों होता है शॉर्ट एक्शन? क्योंकि एसिटाइल कोलिन को रिमूव करने के लिए वह एंजाइम मौजूद है इमीडिएटली. एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इज देयर, तो व्हेन इट इज रिलीज, जो ही उसका इफेक्ट खत्म हो उसको हटा देता है, वो हाइड्रोलाइज कर देता है, तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. दैट्स व्हाई इफेक्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक्स आर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जबकि सिंपैथेटिक इफेक्ट और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. इसीलिए हार्ट रेट पे जो ज्यादा इन्फ्लुएंस मूवमेंट टू मूवमेंट अगर कोई बदलाव आता है वो पैरासिम्पैथेटिक की वजह से आता है, ना कि सिंपैथेटिक की वजह से. एंड इफेक्ट्स आर शॉर्ट लास्टिंग बाय पैरासिम्पैथेटिक, इफेक्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग बाय द सिंपैथेटिक. ये इफेक्ट है इसका.
नाउ ऑन द पैरासिम्पैथेटिक वी हैव सीन, ये हमने देख चुके ऑलरेडी, इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। हमने बात की थी एट्रोपिनाइजेशन करते हैं पेशेंट्स का, बहुत सारों का। जो भी जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट जा रहा है ऑपरेशन के लिए, उसमें उन पेशेंट को सबको एट्रोपिन देते हैं हम। एट्रोपिन, पैरासिम्पैथेटिक और द वेगस नर्व इज स्टिमुलेंट टू द ब्रोंकियल ग्लैंड्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया ना, ब्रोंकस में ब्रोंकियल ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। वेगस नर्व उसको इंक्रीज करती है, सिंपैथेटिक उसको डिक्रीज करती है। तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो खांस के अपना बलगम जो इकट्ठा हो रहा है उसको नहीं निकाल सकता, देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्लॉकेड ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो उस सिक्रीशन को कम करने के लिए हम पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट को कम करते हैं, वेगस को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं एट्रोपिन के द्वारा, एंड दैट इज द एट्रोपिनाइजेशन। सो एट्रोपिन इज एन इफेक्टिव ब्लॉकर of the effect of acetylcholine on muscarinic type 2 receptors. I am specific on muscarinic type 2 receptors को ब्लॉक करता है ये, इसलिए सिक्रेशंस कम हो जाते हैं और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होता, ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, इफेक्ट करता है पेशेंट का। ये एथलीट्स और वेगल टोन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Then the higher centers are there which control the sympathetic and parasympathetic and thus modulates the heart rate also. Vasomotor center is a group of the neurons in the medulla oblongata which controls the activity of the sympathetic nervous system. Sympathetic की activity को modulate करना है तो शुरुआत वहीं से होती है vasomotor center से. That is the area through which various other areas of the brain exercise their effect upon the body, on the sympathetic nervous system. So vasomotor center and cardio-inhibitory centers are there in the medulla oblongata. Cardio-inhibitory center is इनिबिशन, सिंपैथेटिक टोन को अगर विड्रॉ कर लिया जाए तो इनिबिशन हो जाता है, ठीक है, स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है। देन वेगस नर्व न्यूक्लियस इज देयर, दैट इज इनिबिटरी। हाइपोथैलेमस एक्सरसाइजेस इट्स इफेक्ट ऑन हार्ट रेट वाया आइदर वाजोमोटर सेंटर और द वेगस न्यूक्लियस। एंड देन दीज एरियाज आर देयर, फ्रंटल लोब, ऑर्बिटल कॉर्टेक्स, मोटर एंड प्रीमोटर एरियाज आर देयर। हम ये से पढ़ेंगे। सिंगुलेट गायरस के इमोशंस को कंट्रोल करता है, थैलेमिक न्यूक्लियाई। ऑल दीज एरियाज में रिजल्ट इनटू टैकीकार्डिया ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो इमोशंस से रिलेटेड अगर हार्ट रेट में बदलाव आ रहे हैं तो ज्यादातर यहां से ऊपर से अराइज होते हैं, वो डायरेक्टली वाजोमोटर सेंटर से नहीं होते। तो ऑल दीज सेंटर्स इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ आइदर वाजोमोटर सेंटर और द वेगस नर्व न्यूक्लियस टू चेंज और टू मॉडिफाई द हार्ट रेट। That was the direct neural control. Then we have got various reflexes which can modify, which can change the heart rate. The most important is the baroreceptor reflex. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको जब हम ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन की बात करेंगे। यहाँ इतना ही कह सकते हैं कि देर आर सर्टेन रिसेप्टर्स इन द आर्टेरियल वॉल, ब्लड वेसल की वॉल, आर्टेरियल वॉल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, नर्व एंडिंग्स हैं, दे आर स्टिमुलेटेड व्हेन द वॉल इज स्ट्रेच्ड। तो जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वॉल, आर्टेरियल वॉल पे स्ट्रेच बढ़ती है, स्ट्रेच बढ़ती है तो जो नर्व एंडिंग्स वो स्टिमुलेट होती है, इंपल्स ऊपर जाते हैं और रिफ्लेक्स आती है, उसकी वजह से इफेक्ट आता है। सो एक्चुअली दीज बेरो रिसेप्टर्स, एज द नेम सजेस्ट, बेरो मीन्स प्रेशर, ये प्रेशर रिसेप्टर्स नहीं है बेसिकली। ये कैरोटिड आर्टरी यहां जाके डिवाइड होती है, इंटरनल कैरोटिड में रहे, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एट इट्स बिगिनिंग स्लाइटली डायलेटेड, उसको हम कहते हैं कैरोटिड साइनस। इंटरनल कैरोटिड ओरिजिन पे थोड़ा सा डायलेटेड पोर्शन होता है, कैरोटिड साइनस कहते हैं उसे। दैट कैरोटिड साइनस is the major part from where the baroreceptor reflex arises. The second part is the aortic arch. जो एओर्टा निकला था लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो जो आर्च बन के थोरेसिक एओर्टा बनता है, एब्डोमिनल एओर्टा बन जाता है, एओर्टिक आर्च के अंदर भी बेरोरिसेप्टर होते हैं। तो दो जगह आर्टेरियल वॉल में बेरोरिसेप्टर्स है, एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड साइनस में। तो जब इनको स्टिमुलेट करते हैं तो ये इंपल्सेज ऊपर जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे उसमें ज्यादा बात करेंगे, और इंपल्स ऊपर जाएंगे तो वाजोमोटर सेंटर को डिप्रेस कर देंगे, वेगल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर घट जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी घट जाएगी, वेगस की बढ़ जाएगी और वो आपके हार्ट रेट को कम कर देगी, ठीक है। सो बेरोरिसेप्टर, हार्ट रेट वापस आ गया, देखिए ये हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। इसका मतलब इफ द ब्लड प्रेशर फॉल्स
heart rate will increase reflexly. If the blood pressure rises, heart rate will decrease reflexly. It is a reflex effect, okay? But directly, if the heart rate increases, blood pressure will increase. Heart rate decreases, blood pressure will decrease. तो रिवर्स वाला ट्रू नहीं है इसके अंदर, ठीक है? It is operating one way only. That is the baroreceptor reflex. इसकी हम आगे बात करेंगे. Berry's reflex भी कहते हैं इसे. Second is the Bainbridge reflex. हार्ट रेट को रेगुलेट करने वाली मेजर रिफ्लेक्स जो है वो है बेनब्रिज रिफ्लेक्स है. दिस रिफ्लेक्स इज रिलेटेड विद द वीनस रिटर्न. राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से कितना ब्लड आ रहा है वो वीनस रिटर्न कहलाता है, ठीक है? और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है लंग्स से. तो राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस रिफ्लेक्स के अंदर. सो व्हेन venous return is increased, it means when the volume of blood in the right atrium or left atrium increases, that causes increase in the heart rate. That is simple Bainbridge reflex. Increase volume, pressure की बात नहीं कर रहे. Increase volume of blood into the right atrium or left atrium increases the heart rate. Simply that is the Bainbridge reflex. Now this reflex arises because of certain stretch receptors present into the atrial wall. Right atrium, left atrium की जो walls हैं उसमें stretch receptors हैं, and those stretch receptors are supplied by afferent fibers of the vagus nerve. They are supplied by afferent fibers of the vagus nerve. Sympathetic की बात नहीं कर रहा, vagus nerve के afferent fiber supply होते हैं. So atrial wall contains two type of the receptors, type A receptors and type B receptors. A receptors in the atria are stimulated during atrial systole, atrial contraction के दौरान. So they are not responsible, they are not mediating the Bainbridge reflex. हम वॉल्यूम राइज की बात कर रहे हैं बेनब्रिज के लिए, तो एट्रियल ए रिसेप्टर तो रेस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकते उसके लिए. सो हु इज रेस्पॉन्सिबल? बी टाइप ऑफ द एट्रियल रिसेप्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द Bainbridge reflex. So when volume of blood into the atria increases, stretch receptors are stimulated and the afferent impulses from the atria through the vagus nerve goes to the nucleus tractus solitarius. आगे बात करेंगे फिर डिटेल में. NTS में जाते हैं and from there it causes what? It causes inhibition of the vagus nerve and causes increase in the heart rate. But the major effect is directly also. Right atrium contains the sinoatrial node. ऐसे नोड वही है जिससे ऑर्थोरिथमिसिटी से इंपल्स जनरेट हो रहा है. Okay, and when more blood is coming into the right atrium gets stretched. ऐसे नोड also get stretched. और हम स्मूथ मसल्स में भी जानते हैं, कार्डियक मसल में भी है, अगर उनको स्ट्रेच करें तो आयोनिक परमेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी. Mechanically gated channels are there. So stretch of the right atrium will cause stimulation of the nodal area, its rate will increase and heart rate will increase simultaneously. That is the main mechanism of the rise in the heart rate during volume overloading of the right atrium. But other effects are also taking place at the same time. If the volume of blood in the right atrium increases, then the regulatory mechanisms, क्या कहते हैं उनको? कौन सी मैकेनिज्म होती है रेगुलेटरी? होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स आर देयर. नेगेटिव फीडबैक पे जो काम करती हैं वो साथ में क्या अप्रिशिएट करती हैं? अगर राइट एट्रियम में ब्लड बढ़ रहा है इसका मतलब पूरी बॉडी में वॉल्यूम बढ़ रहा है ब्लड का. यही समझा जाएगा, ब्रेन तो यही समझेगी कि पूरे बॉडी में ब्लड बढ़ रहा है. सो मैकेनिज्म्स आर एक्टिवेटेड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड. वो राइट एट्रियम में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो उसकी क्या मैकेनिज्म है? So stretch of the right atrium causes decrease in the release of the antidiuretic hormone. आपको ब्लड वॉल्यूम कम करना है तो क्या करेंगे आप? बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. उसका तरीका है कि यूरिन ज्यादा बने तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा. So this is one of the mechanisms which are activated during volume overloading of the right atrium. Antidiuretic hormone ADH is released from the posterior pituitary gland. ADH is released from the posterior pituitary gland. It is synthesized by the hypothalamus,
stored in the posterior pituitary and released on demand from there and has its effect upon the kidney mainly. So ADH जब कम होता है तो क्या होगा, किडनी स्टार्ट रीएब्जॉर्बिंग वाटर लेस, किडनी से रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये पानी को बाहर निकलने से रोकती है और उसको ये कम कर रहा है। तो एडीएच अगर कम हो गया तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। फिनोमिना इज नोन एज डायूरेसिस। सो देयर विल बी डायूरेसिस टू डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। द सेकंड मैकेनिज्म व्हिच अकर्स एट द सेम टाइम is mainly from the left atrium on stretch. Right atrium भी participate करता है, it also participate, but more from the left atrium. On stretch a hormone is released that is known as atrial natriuretic hormone और atrial natriuretic factor, ये भी रिलीज होता है। and this atrial net, जैसा नाम से पता लग रहा है, एट्रिया से रिलीज हो रहा है और क्या कर रहा है, natriuresis कर रहा है। natriuresis का मतलब है सोडियम लॉस। There is loss of sodium, so decreased sodium absorption is there from the renal tubules. Sodium reabsorption कम होगा तो ट्यूबुलर फ्लूइड में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसकी वजह से ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगी, सोडियम के वजह से वाटर भी ज्यादा रुकेगा ट्यूब्यूल के अंदर और ज्यादा यूरिन में पास होगा। So that will lead to natriuresis and diuresis, thus decreasing the volume of blood. That was the initiating factor for the vein bridge reflex also. So these are the homeostatic mechanisms which are activated simultaneously during the volume overloading of the right and the left atrium. Now these two reflexes are there. One is the vein bridge reflex and another is the baroreceptor reflexes. दोनों में conflict पैदा हो सकता है मगर ऐसा नहीं है। vein bridge reflex predominate कब करेगी, दोनों reflexes activate हो सकती हैं, ठीक है, मगर एक रिफ्लेक्स कब प्रिडोमिनेट करेगी, दूसरी कब करेगी, ये बड़ा स्पेसिफिक है। वेन ब्रिज रिफ्लेक्स प्रिडोमिनेट्स व्हेन वॉल्यूम ओवरलोडिंग इज देयर। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वेन ब्रिज रिफ्लेक्स ज्यादा बेटर काम करेगी, पहले काम करेगी। इट विल दैट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज इन द वीनस रिटर्न, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज इन द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, सो दैट मोर वॉल्यूम इज पास्ड आउट। बट baroreceptor reflex predominates when there is a hypovolemia. तो हाइपरवॉलीमिया अगर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो वेन ब्रिज रिफ्लेक्स प्रिडोमिनेट करेगी, और अगर हाइपोवॉलीमिया है तो ब्लड प्रेशर को घटा देगा, और ब्लड प्रेशर को घटाएगा तो आपकी बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स प्रिडोमिनेट करेगी, हार्ट रेट बढ़ाएगी और वॉल्यूम को, प्रेशर को राइज करने की कोशिश करेगी। सो देयर इज नो कंफ्लिक्ट बिटवीन दीज टू रिफ्लेक्सेस। देन there is some change in the heart rate with the respiration. अब आप सब अपनी रेडियल पल्स पकड़ सकते हैं, रेडियल आर्टरी को फील करिएगा, पल्स को फील करिएगा एंड सी दी स्पेसिंग ऑफ दी पल्स, उसका रिदम देखने की कोशिश करिएगा, एक के बाद आराम से रेगुलरली आ रही है करीब। अब गहरा सांस खींचिएगा और ऑब्जर्व करिएगा क्या हुआ। When you take deep inspiration, the heart rate rises. There is a perceptible increase in the heart rate when you take deep inspiration, and at the end of inspiration and beginning of the expiration, the heart rate falls. So there is a change in the heart rate with the respiration. ठीक है, respiration के साथ heart rate में बदलाव आ रहा है। It means there is a change in the rhythm of the heart, because normally there is a regular spacing of the different heartbeats. एक के बाद जो आती है उसमें कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड है, तो करीब करीब बराबर डिस्टेंस से आ रही है, तो नॉर्मल रिदम कहते हैं उसको। मगर जब आप गहरी सांस खींचते हैं तो रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, एरिथमिया हो जाता है, रिदम में प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सो देयर इज अ चेंज इन द रिदम ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग ऑल्सो। ये तो गहरे सांस है तो मैं अप्रिशिएट करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई आपको पता लग जाए, अदरवाइज नॉर्मली ऑल्सो देयर इज नहीं पता लगा, लगता है, पता लगता है गौर से देखोगे तो। सो देयर इज ए change in the rhythmicity of the heart with the respiration. This arrhythmia is absolutely physiological. ये normal है, abnormal नहीं है, okay? And this is known as the sinus arrhythmia. अब ये sinus arrhythmia के दो इफेक्ट हैं, या दो वजह से आ रहा है ये। There are two causes of the sinus arrhythmia. First is because of the peripheral effect and second is because of the central effect. Peripheral effect हम देख चुके हैं। Peripheral effect is because of the
बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। कैसे आया ये? व्हेन यू टेक इंस्पिरेशन, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव। पता है ना, जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो इंट्राप्लूरल प्रेशर घटता है, तो एल्वियोलर प्रेशर भी घटता है, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर भी घट रहा है। तो प्रेशर आर गेटिंग मोर नेगेटिव। तो थोरेसिक कैविटी में अगर प्रेशर नेगेटिव हो रहा है ज्यादा, तो ज्यादा ब्लड को सक करेगा पेरिफेरी से। सकिंग इफेक्ट विल बी देयर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर। इसका मतलब इंस्पिरेशन के दौरान ज्यादा ब्लड आएगा हार्ट की तरफ, राइट एट्रियम की तरफ ज्यादा ब्लड आएगा। सो वॉल्यूम ओवरलोडिंग विल बी देयर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, एंड दैट वॉल्यूम ओवरलोडिंग विल लीड टू द बेन ब्रिज रिफ्लेक्स टू ऑपरेट। Okay, that is one thing. But at the same time, you also know that when the person takes inspiration, the impulses arising from the respiratory centers, respiratory center में जो inspiratory center है वो discharge करता है impulses down to the spinal motor neurons controlling the respiratory muscles. ठीक है? At the same time, the same respiratory muscle also sends positive impulses to the cardiovascular center or vasomotor center situated nearby. रेस्पिरेटरी सेंटर के पास में ही मेडुला ऑब्लोंगेटा में वाजोमोटर सेंटर भी सिचुएटेड है, जो सिंपैथेटिक को कंट्रोल करता है। तो जब इंस्पिरेशन लेते हैं तो इंपल्स नीचे भी आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में और वाजोमोटर सेंटर पे भी आ रहे हैं। सो वाजोमोटर सेंटर इज स्टिमुलेटेड, एट द सेम टाइम वेगस नर्व इज बेसिकली इनहिबिटेड बिकॉज दैट इज कॉजिंग अ वेरी रैपिड चेंज। तो रैपिड चेंज अगर आ रहा है तो वेगस से ज्यादा आएगा बजाय सिंपैथेटिक के। सो वेगस न्यूक्लियस इज इनहिबिटेड एंड दैट कॉजेज इंक्रीज इन द हार्ट रेट। तो साइनस एरिथमिया के दो बेसिक फैक्टर हो गए, पेरिफेरल इफेक्ट एंड द सेंट्रल इफेक्ट। Then there are other reflexes in the heart and around heart which causes changes in the heart rate. ये तो हो गई, ठीक है। One is the chemoreceptor reflex. Chemoreceptor reflex are arising from the chemoreceptors located either at the periphery in the blood vessels और इन दी मेडुला ऑब्लोंगेटा, दोनों जगह मौजूद है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर देयर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर देयर। रेस्पिरेशन में सारा पढ़ा दिया होगा आपको मेरे ख्याल से कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहां होते हैं, क्या नाम है उनका? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी सप्लाई बाय 9th and 10th cranial nerve branches. Okay, sinus nerve and the aortic nerve. This is branch of the 9th cranial nerve. This is branch of the vagus nerve, 10th cranial nerve. इससे एफरेंट जाते हैं, ठीक है। एंड these peripheral chemoreceptors are sensitive to, ये किसको सेंसिटिव है, कब रेस्पॉन्ड करेंगे? when there is changes in the three basic parameters controlling the respiration, changes in the partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide and hydrogen ion concentration, ठीक है। तो ये कीमोरिसेप्टर रेस्पॉन्ड करते हैं। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स भी इनको ही रेस्पॉन्ड करते हैं, मगर पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्स इज डिफरिंग, पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्स इज डिफरेंट इन केस ऑफ द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। पेरिफेरल chemoreceptors are more sensitive to hypoxia because we know that hypoxia reflexly stimulates the respiratory center, while the central chemoreceptors located in the medulla oblongata, they are more sensitive to hypercapnia, changes in the partial pressure of the carbon dioxide, ठीक है। So these chemoreceptors, main purpose of them is to regulate the respiration, but there are simultaneous effect upon the cardiovascular system also, heart rate is also there. So primary effect of chemoreceptor stimulation will be decrease in the heart rate by increase in the vagus activity, while the secondary effect via the central chemoreceptor will cause increase in the heart rate via the increased respiration. अगर हाइपोक्सिया है, रेस्पिरेशन बढ़ाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ाएगा तो हार्ट रेट भी बढ़ाएगा साथ के साथ, वो हम देख चुके हैं। एंड हाइपोकैप्निया डिक्रीजेस दी वेगस एक्टिविटी, ठीक है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द कीमोरिसेप्टर। देन देयर आर रिसेप्टर्स इन द वेंट्रिकल्स। हम हार्ट रेट के रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर रिसेप्टर्स आर देयर। Normally under physiological circumstances, ventricles are never stretched beyond their physiological limits, तो ये रिफ्लेक्स नहीं आती, मगर अगर वेंट्रिकल डायलेटेड है तो ये रिफ्लेक्स आ सकती है। सो वेंट्रिकुलर स्ट्रेच रिसेप्टर्स व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड, they always causes bradycardia and hypotension.
हार्ट रेट घटाता है और हार्ट रेट घट रही है तो ब्लड प्रेशर भी घटेगा, ठीक है। देन द अनदर रिफ्लेक्स इज कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स। इसको कहते हैं, एक नाम और है जो आपको ज्यादा फैंसी लगेगा, बिजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स, BEJOLD, बिजोल्ड, JERISCH, बिजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स कहते हैं इसे। कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स भी है। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन सीन दैट इंजेक्शन ऑफ सम केमिकल्स, स्पेसिफिकली वेरेट्रिड्रीन एल्कलॉइड, अवेलेबल उनकी दवाइयां बनी हुई आती हैं, वेरेट्रिड्रीन एल्कलॉइड अगर इंजेक्ट करें तो ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट होती है। क्या करती है? ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन करती है। समटाइम्स अंडर इमरजेंसी कंडीशंस इंट्राकार्डियक इंजेक्शन ऑफ द एड्रेनलिन इज गिवन। देते हैं अगर हार्ट बंद हो गया है किसी वजह से और रिवाइव करना है पेशेंट को, आप CPR कर रहे हैं, नहीं पड़ रहा फर्क, तो वी डायरेक्टली इंजेक्ट एड्रेनलिन इनटू द हार्ट, बट दैट समटाइम्स मे हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। It can cause activation of the coronary chemoreflex and that will cause bradycardia and hypotension अगर मरीज रिवाइव हो रहा है तो। And another reflex is the J receptor reflex। ये सुनी हुई है, नाम सुना हुआ है ना? J receptor reflex सुना हुआ है कि नहीं? सुना हुआ होना चाहिए। क्या होते हैं J receptors? ग्लोमेरुलर का किडनी में घुस गया। हम किडनी की बात नहीं कर रहे भाई, जे रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं। ये याद रखना यूं भी जरूरी है कि कुछ गिने चुने इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च की है और कंट्रीब्यूट किया मेडिकल साइंस को। डॉक्टर IS पेंटल जो रेस्पिरेटरी हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उसमें वो उसके इंचार्ज रहे हैं, पंत हॉस्पिटल है शायद, ऐसा ही कुछ नाम है। ही डिस्कवर्ड दी जे रिसेप्टर्स। जे मीन जक्स्टा, जक्स्टा तो ठीक है, जक्स्टा पल्मोनरी रिसेप्टर्स कहते हैं उनको। तो पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती हैं उसके बाहर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ये उनको हम जक्स्टा पल्मोनरी रिसेप्टर कहते हैं, सिंपली जे रिसेप्टर कहते हैं। दे आर स्टिमुलेटेड बाय द इरिटेंट लंग गैस है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें बहुत सारे पेशेंट की जो डेथ हुई है जे रिसेप्टर के स्टिमुलेशन की वजह से हुई है। So J receptors or juxtapulmonary receptors are, when they are stimulated, they again causes bradycardia and hypotension। हम हार्ट रेट की बात करें तो उसी संदर्भ में बात करेंगे इसकी। हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया करते हैं ये। And then another one similar like is the irritant lung receptors। They are also present in the pulmonary alveolar wall and their stimulation by the irritant gases results into bradycardia and hypotension। So most of these factors causes bradycardia and hypotension, ठीक है। That finishes the heart rate। समय है हमारे पास में? ECG बाद में शुरू करेंगे, नहीं थोड़ी बात कर लेते हैं वैसे। So what is ECG? वेरी गुड, सारे लर्नेड हो गए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। What is electrocardiograph and what is electrocardiography? Method of recording ECG, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग, हार्ट में क्या क्या होती है इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग? एक्शन पोटेंशियल। हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ECG थोड़ी हो रहा है वहां तो आपके एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, रिपोलराइजेशन हो रहा है, वेव यहीं से जनरेट हो रही है, ट्रेवल कर रही है, पहुंच रही है, डीपोलराइज कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, ये सारी एक्टिविटी चल रही है। हार्ट में ECG क्रिएट नहीं होता, हार्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं। देयर इज अ फिनोमेना ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स और द मसल्स एंड रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स और मसल्स, ठीक है। तो हार्ट में तो सिर्फ डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन ही हो रहा है, ECG जनरेट नहीं हो रहा। So where comes then ECG? ये कहां से आ गया? It is the machine which learns to have the cumulative effect of all these action potentials to convert them into a wave form that is known as the electrocardiogram. Now these waves or ECG which we record in the patient are recorded by placing electrodes over the surface of the body. Okay, so normally ECG जो हम कहते हैं that is known as a surface electrocardiography कहते हैं उसे। सरफेस पे आपने इलेक्ट्रोड लगाए, हार्ट के अंदर नहीं घुसा इलेक्ट्रोड, वहां घुसा के रिकॉर्ड नहीं किया हमने,
वहां घुसाते तो क्या रिकॉर्ड होता? एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्ड होता, ईसीजी रिकॉर्ड ही नहीं होता. So we have got the surface electrocardiography. Then from our earlier study, we know that electrical currents are generated, action potentials can be recorded, electrical activity can be recorded. Electrical activity is not a vector quantity. You know that. Electrical activity is not a vector quantity. But in case of the heart, it is a vector quantity. It is expressed as a vector quantity because in the heart it has got a definite direction. Definite direction of the flow is there. तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाते हैं आपके पास में तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है. सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट इज एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी. तो जैसे हमने कहा सरफेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, हम वेव फॉर्म रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ये वेक्टर को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो इफ यू रिकॉर्ड द वेक्टर्स जनरेटेड इन द हार्ट देन इट इज नोन एज वेक्टरोकार्डियोग्राफी. उसको हम वेक्टरोकार्डियोग्राफी कह सकते हैं. पहली हुई सरफेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. दोनों एक ही चीज कैसे होगी? वहां तो आप वेक्टर करें, यहां आप सरफेस बोल रहे हो. तो सरफेस वाली को क्या कह सकते हैं हम? स्केलर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. सो वन इज दी स्केलर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो सरफेस से रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरी आपकी वेक्टरोकार्डियोग्राफी, उसमें रियल टाइम वेक्टर्स रिकॉर्ड करते हैं कि एक्चुअली वेक्टर मूव कैसे कर रहा है. उसमें वेव फॉर्म नहीं आएगा, उसमें अलग तरह का वेव फॉर्म आता है. दैट इज वेक्टरोकार्डियोग्राफी. ओके. नाउ अब बड़ी अच्छी समस्या आएगी आगे जब हम पढ़ेंगे कि ईसीजी आपने देखा होगा डायग्राम. अरे ये कार्डियक आउटपुट कहां से आ गया? चलिए आगे आ गया. तो उसमें हम देखेंगे कि जो वेव्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें कुछ वेव्स तो पॉजिटिव रिकॉर्ड हो रही हैं और कुछ वेव्स नेगेटिव रिकॉर्ड हो रही हैं. हमने एक्शन पोटेंशियल में भी देखा था कि जो ज्यादातर वेव्स हैं अबव दी लेवल ही रहती हैं, ठीक है ना, आरएमपी के नीचे नहीं जाती हूँ, पॉजिटिव वेव भी रिकॉर्ड होती हैं. जबकि हमने स्केलेटल मसल के अगर एक्शन पोटेंशियल देखा तो नीचे भी जाता है, वो हाइपर पोलराइजेशन भी होता है उसके अंदर और फिर बाद में वापस नॉर्मल आता है. तो उसमें नेगेटिव रिकॉर्डिंग भी आ रही है. मगर ईसीजी के अंदर हम एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल का देखें चाहे एट्रिया का देखें, वो एक्शन पोटेंशियल बेसलाइन के ऊपर ही रहता है, वो आरएमपी के नीचे नहीं जाती रिकॉर्डिंग. मगर जो हम वेव देखेंगे तो देखेंगे हम जो डीपोलराइजेशन की वेव है, अगर हम उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं, पॉजिटिव रिकॉर्ड होती है, तो रीपोलराइजेशन की वेव नेगेटिव रिकॉर्ड होनी चाहिए, है कि नहीं? मगर ऐसा रूल नहीं है. हार्ट में हम देखेंगे कि डीपोलराइजेशन की वेव पॉजिटिव भी रिकॉर्ड हो रही है और नेगेटिव भी रिकॉर्ड हो रही है, और रीपोलराइजेशन की वेव नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव रिकॉर्ड हो रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? ये बेसिक पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी है जो आपको समझने में मदद करेगी कि हार्ट में अगर कहीं डैमेज हो तो वेव में बदलाव क्यों आएगा और कैसे आएगा. दैट इज द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. तो हम ये जो वेव जो जनरेट हो रही हैं उसकी फिजियोलॉजी में जाने की कोशिश करेंगे. ठीक है.